नमस्कार। 12th के अकाउंट के छात्रों का स्वागत है। आज वही चैप्टर गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे में आगे बात करते हैं। कल हमने देखा था कि अगर चंदे कई प्रकार के हमारे पास उपलब्ध हों, यानी कि आय व्यय खाते में या प्राप्ति भुगतान खाते में, प्राप्ति भुगतान खाते में चाहे कई प्रकार की चंदे दिए हुए हों, जैसे वर्ष के आदत्त चंदा, आरंभिक अग्रिम पूर्वदत्त चंदा, वर्ष के आरंभ में आदत्त चंदा, वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा। तो ऐसी स्थिति में हमें एक विवरण बनाना होगा, जिसको हम कहते हैं, जिससे हम शुद्ध चंदे की राशि की गणना कर सकते हैं, जो हमें आय व्यय खाते में क्रेडिट करनी है। तो इसके लिए ध्यान रखिए, इस तरह से हम ये विवरण बना सकते हैं। वर्ष के आरंभ में जो आरंभ में आदत्त व्यय हैं, चंदे हैं, उन्हें जोड़ लेंगे। प्रारंभिक अग्रिम या पूर्वज चंदे जो प्राप्त हुए हैं वो भी जोड़ लेंगे और उसमें से घटा देंगे। वर्ष के आरंभ में जो आदत्त चंदे थे वो घटा देंगे। वर्ष के अंत में जो अग्रिम चंदे हमें प्राप्त हुए वो भी घटा देंगे। इससे जो नेट चंदे की राशि निकलेगी वही आय व्यय खाते क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाएगी। एक तो इस तरह विवरण बनाकर भी हम प्राप्त कर सकते हैं चंदों की इस साल की चंदों की राशि, क्योंकि आय व्यय खाते में इस वर्ष से संबंधित आय और व्यय को ही दिखाया जाता है, लेकिन जबकि प्राप्ति और भुगतान खाते में किसी भी टाइम के किसी भी वर्ष के चंद प्राप्तियां या भुगतान दिखाए जा सकते हैं, लेकिन आय व्यय खाते में ऐसा नहीं दिखाया जाता। तो इसलिए ये आय व्यय खाते के लिए आपको कितनी राशि चंदे के रूप में, इस वर्ष की कितनी राशि हमें प्राप्त हुई चंदे के रूप में, तो हम इसको विवरण बना, इस तरह के विवरण बनाकर या इस तरह का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर हम वो राशि जान सकते हैं जो इस साल हमें आय व्यय खाते में क्रेडिट करनी है। अब बात करते हैं प्राप्ति भुगतान व आय व्यय खाते कुछ महत्वपूर्ण मदों की बात करते हैं, जिनको और समझते हैं उनको किस तरह से उनका मूल्यांकन या लेखांकन करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं चंदा या अंशदान या सदस्यता शुल्क। चंदा या अंशदान सदस्यता शुल्क। चंदा सदस्यता शुल्क है जिसका भुगतान सदस्यों द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। यह गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आयगत प्राप्ति होती है और इसे आय व्यय खाते के क्रेडिट में तथा भुगतान प्राप्ति खाते के डेबिट पक्ष लिखा जाता है। ठीक है, जो भी प्राप्ति होगी आय क्या होगी, आय भुगतान प्राप्ति खाते के डेबिट पक्ष में प्राप्त होगी और आय व्यय खाते की यहाँ क्रेडिट होगी। क्योंकि ये किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे क्या पाता जाता है, पूंजीगत प्राप्ति मानी जाती है, यानी कैपिटल, एक तरह से कैपिटल मानी जाती है। तो इसे जिक्टे के दायित्व पक्ष में दिखाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दान। लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं के लिए दान एक महत्वपूर्ण प्राप्त राशि होती है। दान से अभिप्राय उस प्राप्त राशि से है जो किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी से उपहार के रूप में प्राप्त होती है। यह नकद या संपत्ति के रूप में प्राप्त हो सकती है। दान का मतलब है कि जो संस्था है, ऐसी जो लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं हैं, वो कुछ सामाजिक कार्य या किसी की मदद, इस तरह के समाज कार्य करती हैं, तो जो वो सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, उनके लिए बहुत सी संस्थाएं या बहुत से व्यक्ति दान देते हैं, और ये दान संपत्ति या नकद राशि के रूप में हो सकता है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्राप्ति राशि है, क्योंकि हमें अपने अभियान, जो हम अभियान चला रहे हैं, सामाजिक अभियान या किसी भी अन्य प्रकार के अभियान, किसी की मदद के अभियान, तो उन अभियानों के लिए दान राशि प्राप्त राशि होती है और इनका खर्चा उन्हीं अभियानों में खर्च किया जाता है। तो इसको क्या होता है, इसे प्राप्ति और भुगतान खाते के डेबिट में दिखाते हैं। प्राप्ति भुगतान खाते में कहा देंगे, प्राप्त राशि में, यानी डेबिट पक्ष में दिखाएंगे ये। और अब बात करते हैं, ये दो प्रकार का हो सकता है, विशिष्ट दान एवं सामान्य दान। विशिष्ट दान का मतलब है अगर किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त हो रहा है तो वो कहलाएगा विशिष्ट दान। अगर किसी विशेष कार्य के लिए कोई दान प्राप्त हो रहा है तो वो कहलाएगा विशिष्ट दान। जैसे कि भवन या पुस्तकालय का निर्माण के लिए दान हो रहा है, पुस्तक या कोई मशीन के क्रय के लिए एक विशेष दान हो रहा है, तो ऐसा दान उसी वस्तु के क्रय करने में या निर्माण करने में खर्च होगा, तो ये कहलाएगा विशिष्ट दान। इसमें ध्यान रखना है
विशिष्ट दान अगर बड़ी, क्योंकि ये बार बार प्राप्त नहीं होता है, एक बड़ी राशि एक बार में ही प्राप्त हो जाती है, तो इसलिए इसको पूंजीगत आय माना जाता है और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। अतः इसकी राशि कम हो या अधिक इसे दायित्व पक्ष में ही दिखाना चाहिए। अगर किसी विशिष्ट काम के लिए दान मिला है और उसमें से तो हमें कहाँ दिखाना है, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ही दिखाना है। अब बात करते हैं सामान्य दान की। सामान्य दान क्या होगा, छोटी छोटी राशियों के प्राप्त हो रहेंगे, जो सामान संस्था के रोजाना के कार्य हैं उनके लिए प्राप्त हो रहेंगे और दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए प्राप्त हो रहेंगे। ऐसे दानों को हम सामान्य दान कहते हैं। आय व्यय खाते के ये क्रेडिट पार्ट में लिखा जाएगा। सामान्य दान की राशि कम होगी इसलिए, और ये बार बार प्राप्त हो रही होगी। ठीक है, इसमें एक दो चीज़ समझ में आती हैं। एक तो छोटी राशि के होंगे ये दान और बार बार प्राप्त हो रहेंगे। ऐसी स्थिति में इसे आयगत प्राप्ति मानते हुए आय व्यय खाते के इनकम पक्ष में अर्थात क्रेडिट पक्ष में देखा जाता है। परंतु विशिष्ट दान की राशि को कम हो या अधिक पूंजीगत आय माना जाता है और उसे आर्थिक चिट्ठे में ही दिखाया जाता है। अब बात करते हैं प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क क्या है, जो शुल्क सदस्य बनने के लिए दिया जाता है उसे प्रवेश शुल्क कहा जाता है। इसी प्रकार स्कूल एवं कॉलेज में नामांकन शुल्क करते समय नामांकन हेतु जो राशि ली जाती है उसे नामांकन शुल्क कहा जाता है। यदि प्रवेश शुल्क या नामांकन शुल्क एक ही बार वसूल किया जाता है तो पूंजीगत आय माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा, पूंजीगत। अगर एक ही बार मांगा, पूरे साल भर में एक ही बार मांगा जा रहा है तो ये कहलाएगा पूंजीगत आय। और संस्था या क्लब के चिट्ठे में कहाँ दिखाया जाएगा, दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। यदि प्रवेश शुल्क प्रतिवर्ष वसूल किया जाए तब आय व्यय खाते के ये आय पक्ष में क्रेडिट में दिखाना चाहिए। ठीक है, ये अगर प्रवेश शुल्क में स्थिति क्या है, यदि प्रवेश शुल्क का नामांकन शुल्क एक बार में ही वसूल किया जा रहा है तो पूंजीगत आय माना, यानी जैसे 4 वर्ष के लिए वो बच्चे छात्र एडमिशन ले रहा है और उसको एक बार में शुरू में ही या बहुत लंबे टाइम के लिए एडमिशन ले रहा है और उसके रूप में अगर वो प्रवेश शुल्क दे रहा है तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी राशि प्राप्त हो रही होगी तो वो पूंजीगत मानी जाएगी। लेकिन अगर वो प्रत्येक वर्ष प्रवेश शुल्क उससे लिया जाता है तो वो आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाई जानी चाहिए। अब बात करते हैं ऐसी संस्थाओं से कुछ दूसरी तरह से भी पैसे प्राप्त होते हैं। वो कैसे, जैसे वसीयत से प्राप्त राशि, या अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और वो अपनी वसीयत में उसका संस्था के नाम में अपनी संपत्ति को या पैसे को दान कर देता है तो ऐसी स्थिति में कहलाता है वसीयत से प्राप्त राशि, जिसको हम रिक्त या लेजिस्व कहते हैं। वसीयत एक प्रकार का उपहार या दान है जो मृत व्यक्ति की इच्छा अनुसार प्राप्त होता है। यह नकद या संपत्ति रूप प्राप्त होता है। यह बार बार प्राप्त नहीं होता है, अतः राशि पूंजीगत मानी जानी चाहिए और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। क्योंकि बार बार प्राप्त नहीं होता है इसलिए पूंजीगत माना जाएगा, और जब पूंजीगत माना जाएगा तो उसको आय व्यय खाते में ना दिखाकर कहाँ दिखाएंगे, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, क्योंकि पूंजी कहाँ दिखाई जाती है, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। किंतु वसीयत से प्राप्त राशि कम हो, अगर बहुत छोटी राशि है, बहुत छोटी राशि है तो ऐसी स्थिति में उसे हम कैसी आय मान लेते हैं, आयगत आय मान लेते हैं और आय व्यय खाते के खाते में क्रेडिट पक्ष में दिखा देते हैं। किंतु वसीयत से प्राप्त राशि यदि कम हो तो आय माना जा सकता है तो आय व्यय खाते में क्रेडिट दिखाया जाता है। अब बात करते हैं पुरानी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि। अब जैसे पुरानी संपत्तियाँ क्लब की ख़राब हो गई हैं, टूट गई, फूट गई हैं, तो और उनकी जगह हमें नहीं ली हैं तो ऐसी स्थिति में कबाड़ा हम बेचेंगे, तब वो क्या उसका क्या करेंगे, पुरानी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को आय व्यय खाते में नहीं दिखाया जाता। अगर पुरानी संपत्तियाँ की कोई बिक्री हुई है या अखबारों की बिक्री हुई है या कोई किसी अन्य कबाड़े की बिक्री हुई है तो ऐसी स्थिति में हम उसे आय व्यय खाते में नहीं दिखाकर कहाँ दिखाएंगे, प्राप्ति और भुगतान खाते में दिखाएंगे। ठीक है, दिखाए। परंतु पुरानी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ, लेकिन अगर पुरानी संपत्तियों को विक्रय करने से कोई लाभ प्राप्त हो रहा है, मान लीजिए वो उसकी वैल्यू 5,000 थी और वो बिक गई 7,000 रुपये में, तो ऐसी स्थिति में 2,000 रुपये जो होंगे वो आय व्यय खाते में
दिखाए जाएंगे। ठीक समझिए, अगर कोई वस्तु कोई संपत्ति है और उसका चिट्ठे में मूल्य 5,000 रुपये था, लेकिन वो बिक गई 7,000 रुपये में, तो ऐसी स्थिति में ये इस बिक्री पर लाभ हो गया, पुरानी संपत्ति या बिक्री पर लाभ हो गया। तो हम 7,000 रुपये नहीं दिखाएंगे आय व्यय खाते में, क्या दिखाएंगे, 7,000 में से 5,000 उसका जो मूल्य था, पुराना मूल्य जो था, वो घटाकर जो 2,000 का लाभ हुआ है वो हम आय व्यय खाते में दिखाएंगे, आय की तरफ। लेकिन अगर हानि हुई है तो उल्टी तरफ दिखा देंगे। मान लो 5,000 रुपये का बस वो मशीन थी, तो वो बिकी 3,000 रुपये में, 2,000 का नुकसान हुआ, तो उस हानि को हम आय व्यय खाते में क्रेडिट पक्ष यानी कि व्यय की तरफ दिखाएंगे। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तथा संस्था के चिट्ठे में संबंधित संपत्ति के मूल्य में भी घटा देंगे। और अगर उसकी संपत्ति का मूल्य दिया हुआ है, उसमें से जितना बिक गया उतने राशि का मूल्य उसकी संपत्ति के मूल्य में से घटाकर ही चिट्ठे में शेष राशि दिखाएंगे। मान लो 5,000 रुपये की एक भाग, मशीन का एक भाग 5,000 में बिक गया, बाकी भाग 25,000 रुपये का है, तो अब टोटल मशीन 25,000 रुपये की है, 5,000 उसमें से 5,000 का भाग बिक गया। इसका मतलब अब चिट्ठे में जो संपत्ति की राशि दिखाई जाएगी वो 20,000 रुपये दिखाई जाएगी। अब बात करते हैं आजीवन सदस्यता शुल्क की। इसे पूंजीगत आय माना जाता है और चिट्ठे के दायित्व भाग में दिखाया जाता है। इसके कैसे भी क्या मानेंगे, पूंजीगत इनकम होगी, ये भी कैपिटल इनकम होगी, और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। यदि कोई सूचना हो या समायोजन हो, यदि कोई आपको समायोजना दे रखी हैं और या कोई सूचना दे रखी है, तभी उसके अनुसार ही कार्य किया जाना चाहिए। अगर कोई सूचना नहीं है तो हमेशा पूंजीगत आय मानते हुए चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाए जाएंगे। आजीवन शुल्क वह शुल्क है जिसे संस्था अपने सदस्यों से उनके जीवन काल में केवल एक बार ही प्राप्त करती है, यानी पूरी जिंदगी भर तक के लिए उसे सदस्यता दे दी जाती है और एक बार ही उससे शुल्क प्राप्त किया जाता है, इसीलिए हम उसे पूंजीगत आय मानते हैं। पुराने अखबारों, पत्रिकाओं आदि की बिक्री, खेलकूद सामग्रियों की बिक्री, इन दोनों बिक्री से प्राप्त राशि को आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाना चाहिए। ये क्रेडिट पक्ष में दिखाए जाएंगे आय व्यय खाते के। ठीक है, इसकी अगर पुरानी जो पुरानी खेलकूद के सामान हैं या पत्र पत्रिकाएँ, अखबार हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको बेचने से जो प्राप्त राशि होगी वो आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में यानी कि इनकम में दिखाएंगे। अब बात करते हैं मानदेय तथा सरकारी अनुदान एवं सहायता। मानदेय वह राशि है जो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो संस्था का कर्मचारी नहीं है। मानदेय किसको दिया जाएगा, जो संस्था का स्थायी कर्मचारी नहीं है और वो किसी व्याख्यान देने के लिए या कोई विशेष कार्य करने के लिए उसको अपॉइंट किया गया या उसकी सेवाएं ली गई, तो ऐसे व्यक्ति को वो संस्था मानदेय देती है, यानी कुछ खर्चा पानी देती है, कुछ आने जाने का खर्चा देती है, तो ऐसी उसको कहेंगे हम मानदेय। तो वह मानदेय राशि जो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो संस्था का कर्मचारी नहीं है या किसी विशेष कार्य या सेवा के लिए प्रदान, यानी अगर वो व्यक्ति कोई विशेष कार्य या विशेष सेवा प्रदान कर रहा है तभी उसको ऐसा मानदेय दिया जाता है। यह आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं क्योंकि यह एक व्यय है ना, संस्था का व्यय है, इसलिए आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। तथा सरकार, अगर दूसरी बात करते हैं, सरकार से प्राप्त अनुदान एवं सहायता राशि आयगत प्राप्ति मानी जाती है। कैसी प्राप्ति मानी जाएगी, आयगत। ठीक है, आयगत प्राप्ति को आय व्यय खाते में जमा किया जाता है, यानी कि इनकम मानी जाती है। इस तरह से हम इन कुछ महत्वपूर्ण पदों को ध्यान रखने की बात है, ये आप ध्यान रखिए। आगे जब हम बात करेंगे आय और व्यय खाते की, तब ये काफ़ी आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि होंगी, मैं आपको काफ़ी जानकारी देंगी। अब बात करते हैं स्थायी जमा तथा विनियोग पर ब्याज। स्थायी जमा तथा निवेश, विनियोग और ब्याज की दर आधार पर अवधि को ध्यान में रखते हुए ब्याज की गणना करनी चाहिए। ब्याज की राशि प्राप्त भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में होनी चाहिए। यदि प्राप्ति और भुगतान खाते में ब्याज की राशि ब्याज की अगणित राशि से कम दिखाई गई है तो अंतर की राशि को उपार्जित आय मानी जानी चाहिए। उपार्जित आय ब्याज को आय एवं व्यय खाते के आय पक्ष में जोड़कर तथा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष के में उपार्जित ब्याज के रूप में दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए
किसी संस्थान ने अपने पैसों को, जो अपने कोषों को स्थायी रूप में फिक्स डिपॉजिट के रूप में कर रखा है या कहीं निवेश कर रखा है, विनियोगों में कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उन पर ब्याज प्राप्त होगी। ब्याज की दर अवधि को, तो यहाँ पर अवधि को ध्यान में रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए उसकी ब्याज की गणना करनी चाहिए। यानी वो कितने समय तक के लिए, अगर वो इस वर्ष के लिए रही है या अगले वर्ष तक के लिए रही है, तो जैसे मान ली इस वर्ष 9 महीने के लिए उसे ब्याज मिली है या अगले वर्ष 3 महीने के लिए ब्याज मिली है, तो इसका ध्यान हमें, उसकी जब हम उसका लेखांकन करें तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। और प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में होगी इसकी गणना। इसका लेखांकन कहाँ होगा, प्राप्ति और भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में। अब ध्यान रखना, ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है पर, यदि प्राप्ति और भुगतान ब्याज खाते की राशि ब्याज की अगणित राशि से कम दिखाई गई है, यानी कि प्राप्ति और भुगतान खाते में ब्याज की राशि जो दिखाई गई है जो अगणित राशि से कम दिखाई गई है, तो ऐसी स्थिति में अंतर की राशि उपार्जित आय मानी जाएगी। मान लीजिए 9 महीने की ब्याज इस महीने मिलनी थी और वो हमें 12 महीने की ब्याज दिखा रहा है, तो हमें यहाँ उपार्जित आय का मान, तो 3 महीने के लिए वो क्या हो गई, उपार्जित आय हो गई। तो उपार्जित आय को यहाँ में ध्यान रखना है, उपार्जित आय मानी जाएगी। उपार्जित आय को आय व्यय खाते के आय पक्ष में जोड़कर, या जो आय है उसमें जोड़कर दिखाया जाना चाहिए। जैसे मान लो 200 रुपये 3 महीने अगले साल के हैं और बाकी 900 रुपये इस साल के हैं, तो 900 रुपये तो इस साल की ब्याज हो गई प्लस 200 रुपये अगले साल की उपार्जित ब्याज के रूप में दिखाएंगे और इस तरह से आय व्यय खाते में हम उसे दिखाएंगे। तथा चिट्ठे के जो उपार्जित ब्याज है, 200 रुपये जो उपार्जित ब्याज है, उसको हम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में भी दिखा देंगे। 300 रुपये को केवल जो उपार्जित ब्याज है केवल उसको ही दिखाएंगे। अब जैसे मान लीजिए 1200 रुपये है, किसी निवेश में ब्याज मिली और वो 1200 मिली कुल, लेकिन वो 9 महीने तो इस साल के हैं, उसमें 3 महीने अगले साल की ब्याज मिल गई है, तो अगले साल की ब्याज मिली, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 900 रुपये तो हम 1200 में से 300 रुपये घटाकर 900 रुपये तो आय व्यय खाते में दिखाएंगे और 300 रुपये उपार्जित ब्याज के रूप में चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखा देंगे। अब बात करते हैं स्थायी संपत्ति पर ह्रास। स्थायी संपत्ति पर ह्रास राशि गणना करते समय राशि की दर एवं समय पर ध्यान देंगे। यहाँ पर भी समय और ध्यान रखना है कि वो हमें इस साल, जिस साल की हम आय व्यय खाता बना रहे हैं, उस साल वो कितने महीने का रही है, कितनी अवधि तक हमारे पास रही है, तो उस पर कितनी आय, उतना उस पर उतने ही टाइम के लिए ह्रास लगेगा। तो यहाँ पर हम स्थायी संपत्ति ह्रास राशि गणना करते समय राशि की दर एवं इस समय पर ध्यान देंगे। यदि दर नहीं दी हुई है तो संपत्ति के आरंभिक शेष और वर्ष के दौरान जो संपत्ति नई क्रय की गई है उसको जोड़ देंगे। संपत्ति का अंतिम शेष जो दे रखा होगा, अगर दे रखा होगा तो उस राशि को घटा देंगे। शेष राशि जो निकल कर, अंतर राशि का जो निकल कर आएगा वही कहलाएगा ह्रास। जैसे मान लीजिए 500 रुपये की संपत्ति हमारे पास थी, कोई 200 रुपये की इस बार और ख़रीदी गई, तो 5 और 2 700 रुपये गए और अंतिम शेष उसका 1000 रुपये दे रखा है, तो इसका मतलब है अंतिम शेष उसका 600 रुपये दे रखा, तो 100 रुपये का यहाँ ह्रास लग गया। समझिए, मैं एक बार समझ लीजिए, आरंभिक शेष 500 रुपये था, वर्ष के अंत में 200 रुपये की संपत्ति और खरीदी गई, यानी कि 700 रुपये की हो गई टोटल, और लास्ट का जो बैलेंस दे रखा था वो 600 रुपये दे रखा है। अंतिम संपत्ति का अंतिम शेष क्या दे रखा है, 600 रुपये। इसका मतलब 700 में से 600 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 100 रुपये। तो ये अंतर की राशि जो वो कहलाएगी वही कहलाएगी ह्रास की राशि। ठीक है, और इसे हम आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे तथा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में संपत्ति में से घटाकर दिखा देंगे। ठीक है, आय व्यय खाते कहाँ दिखाएंगे, डेबिट पक्ष में, और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में संपत्ति में से घटाकर दिखा देंगे। उपार्जित आय, उपार्जित आय का मतलब है जो अभी प्राप्त नहीं हो, बकाया है, ऐसी आय जो अभी प्राप्त नहीं हुई है, उसको आय को हम उपार्जित आय मानते हैं। उपार्जित आय या बकाया आय आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में जोड़ते हुए चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। क्या करते हैं, आय व्यय खाते के क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये 900 रुपये है और 300 रुपये उसमें बकाया हैं, तो 900 प्लस 300, इस तरह 1200 रुपये का क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे, और आय में जोड़ते हुए चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में 900 प्लस 300 1200 रुपये दिखा देंगे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। इस तरह से
उपार्जित आय, तो हम यहाँ चिट्ठे में कितनी दिखाएंगे 300 रुपये, और आय व्यय खाते क्रेडिट पक्ष में कितनी दिखाएंगे संबंधित आय में जोड़ते हुए, यानी 900 इस समय हमें इस साल प्राप्त हो गई, तब 300 रुपये और प्राप्त होनी है, तो 900 प्लस 3 1200 रुपये तो दिखाएंगे आय व्यय खाते में, और 300 रुपये दिखाएंगे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ये कहलाती है उपार्जित आय। अब बात करते हैं अनुपार्जित या अग्रिम प्राप्त आय। अग्रिम प्राप्त आय से तात्पर्य है ऐसी आय जो पूर्व में ही प्राप्त हुई, यानी कि अभी कोई काम हमने किया नहीं लेकिन पहले ही प्राप्त हो गई है, यानी पूर्व में एडवांस में प्राप्त हो गई है। इसको संबंधित आय में से घटाकर, मान लो किसी आय में 1200 रुपये प्राप्त हुए लेकिन उसमें 300 रुपये अभी एडवांस पिछले अगले साल के हमें प्राप्त हो गए, अगले साल के ही प्राप्त हो गए, तो वास्तव में इस साल के हमें कितने प्राप्त हुए हैं 1200 माइनस 900 यानी कि 300 रुपये। तो हम यहाँ पर 1200 में से 300 रुपये घटाकर 900 रुपये तो और दिखाएंगे आय व्यय खाते में, और 300 रुपये दिखाएंगे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। ये कहलाता है अग्रिम आय प्राप्त। अग्रिम प्राप्त आय से ऐसी आय से जो पूर्व में प्राप्त हो गई हो, इसको संबंधित आय में से घटाकर दिखाएंगे, यानी कि 1200 जो प्राप्त हुई है इस बार, उसमें से 900 इस महीने की, 900 माइनस 300, 1200 माइनस 300, इसका मतलब 900 रुपये तो आय व्यय खाते में दिखाएंगे, और 300 रुपये कहाँ दिखाएंगे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। इस तरह से हम ये आय व्यय खाते के लेखे इन चीज़ों को ध्यान में रखे करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।